नमस्कार दोस्तों, आज के इस डरावने सफ़र की ओर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हम यहाँ पर डरावनी कहानी किस्से लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के डरावने सफ़र पर बढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है गाँव की डरावनी कहानी। इस कहानी के सभी पात्र और जगह के नाम बदले हुए हैं और इस कहानी का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह हॉरर स्टोरी चुड़ैल का प्यार एक गांव दीवानपुर की है। गांव के त्रिभुज वन का काका के पास बहुत सारी गाय थी। वो उनका दूध बाजार में बेचते और उनकी रोजी रोटी चलती थी। वे रोज सुबह दूध निकालने के बाद गाय को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी किनारे तो कभी ताल कभी जंगल में घूमा करते और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते। इसी तरह से त्रिभुवन काका की जिंदगी चल रही थी। दिन भर वे घर से बाहर ही रहते, इसलिए भूख मिटाने के लिए वे सत्तू तो कभी कभी कुरमुरा तो कभी रोटी और उसके साथ ही दूध, दही, लस्सी या मट्ठा भी ले जाते। किसी पेड़ की छाया में खा पीकर मस्त रहते। प्यास लगने पर किसी गांव के बाहर नल या ट्यूबवेल या फिर कुएं से पानी निकाल कर पी लेते। वैसे ठंडियों के दिनों में वे पानी भी ले जाती, लेकिन गर्मियों के दिनों में पानी गर्म होने के कारण वे पानी नहीं ले जाते। बोर होने पर पुराने गाने गुनगुनाते। उनकी यही दिनचर्या थी और वे इससे खुश भी थे। तो एक बार की बात है कि एक बार त्रिभुवन काका अपनी गायों को और भैंसों को चराने के लिए जंगल में गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि गाय और भैंस आराम से चल रही है, तो क्यों ना गर्मी है और गर्मी की वजह से एक पेड़ के नीचे आराम से लेट लिया जाए, थोड़ा आराम कर लिया जाए। थोड़ा आराम करने के बाद कुछ ठंडी ठंडी हवा सी चली तो त्रिभुवन काका को एहसास हुआ कि यहाँ आसपास तो कोई है, जो इनके अलावा कोई दूसरा है। त्रिभुवन काका फिर भी यही सोचते रहे कि शायद है तो कौन है। इतनी दोपहरी में यहाँ पर सुनसान इलाके में कौन आया। मैं तो यहाँ रोजाना गाय और भैंस चराने आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ कौन आएगा। क्योंकि उस समय में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी नहीं करते थे और खुले मैदान होते थे। त्रिभुवन काका अपनी भैंस और गाय चराकर रोजाना घर ले जाते और रोजाना वापस इसी तरह से आ जाते। त्रिभुवन काका का एक बार की बात है कि बहुत खतरनाक वाली प्यास लगी और प्यास इतनी भयंकर थी कि रुका नहीं जा रहा था। उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, यहाँ आसपास पानी है या नहीं ये तलाशना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई तालाब या नदी भी नहीं थी। पहले के ज़माने में कुएं होते थे जिनकी वजह से खेतों में सिंचाई वगैरह होती थी। अब त्रिभुवन काका अपनी गाय और भैंस को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने ढूंढते ढूंढते उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुआं इतना गहरा था, पानी बहुत ज़्यादा नीचे था, जिसकी वजह से आसानी से नहीं आ सकता था। अब त्रिभुवन काका ने दिमाग लगाया कि इस पानी को पिया जाए तो, लेकिन ऊपर कैसे लाया जाए। कोई रस्सी भी नहीं थी वहाँ पे। बहुत ढूंढ ढांढने के बाद त्रिभुवन काका को एक बेल दिखाई दी जो पेड़ पर चढ़ रही थी, जिसकी दवा में आज के समय में गिलोय के नाम से जाना जाता है। अब उस पेड़ की रस्सी तो मिल गई। उन्होंने त्रिभुवन काका ने सोचा कि इस पेड़ की रस्सी से मैं कुएं में तो निकाल सकता हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन पानी किससे खींचा जाए। ऐसी क्या चीज़ ली जाए जिससे पानी आ सके। बहुत समय तक सोचते विचारते तब तक गला सूखता रहा। तब तक सोच ही रहे थे कि अचानक से पीछे से छम छम की आवाज़ आने लगी। दोपहर का समय, कड़ी दोपहरी, तो सर पे सूरज, खतरनाक वाले पसीने आ रहे और ऐसे में छम छम की आवाज़ आने लगी। त्रिभुवन काका ने छम छम की आवाज़ की तरफ देखा तो देखा कि बहुत ही सुंदर नारी, विश्व सुंदरी जैसी लड़की, बिल्कुल कोरा बदन, रूप रंग एकदम ऐसा अनोखा कि देखते ही कोई भी फेल हो जाए, मन द्रवित हो जाए। त्रिभुवन काका की प्यास तो गायब सी हो गई थी। त्रिभुवन काका देखते ही रह गए कि इतनी दोपहरी में यहाँ पर होगा। त्रिभुवन काका और कुछ दिमाग नहीं लगा पाए। उस लड़की के हाथ में एक घड़ा था। उस घड़े में बहुत ही शीतल जल था।
उस महिला ने, उस लड़की ने आकर त्रिभुवन काका से कहा कि आपको प्यास लगी है तो आप पानी पी लीजिए, मेरे पास पानी है। त्रिभुवन काका इतने प्यासे थे कि एकदम प्यास का नाम सुनते ही पहला सूखने लगा। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दीजिए। त्रिभुवन काका पानी पीते रहे। पानी पीते पीते जैसे ही नीचे की तरफ वॉक करे, त्रिभुवन काका की नजरें गई कि जो लड़की थी उसके पैर पीछे की तरफ थे। त्रिभुवन काका ने सोचा कि ये लड़की पीछे की तरफ खड़ी है, पानी इधर को पिला रही है। फिर भी प्यास लगी थी तो पहले त्रिभुवन काका ने पानी पिया, और पानी पीने के बाद त्रिभुवन काका ने पैर को ध्यान से देखा नीचे कि त्रिभुवन उस लड़की के पैर तो बिल्कुल पीछे की तरफ थे। पैर थे बहुत सुंदर लेकिन पीछे की तरफ। अब त्रिभुवन काका ऊपर की तरफ देखते हैं, लड़की इतनी सुंदर और पैर पीछे की तरफ। त्रिभुवन काका ने एकदम दिमाग लगाया कि गाँव में इस प्रकार की बातें होती हैं कि चुड़ैल या भूत के पाँव हमेशा उल्टे होते हैं। त्रिभुवन काका को पानी के पीने के बाद भी पसीने आने लगे, लथपथ हो गए। त्रिभुवन काका अंदर अंदर घबराने लगे, कांपने लगे। उस लड़की ने कहा कि आप घबराए मत, यहाँ जंगल में आप भैंस चराने आते हैं, गाय चराने आते हैं, और मैं रोजाना आपको देखती हूँ, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे आप आराम करते हैं उसी पेड़ पर मैं रहती हूँ और मैं एक चुड़ैल हूँ। त्रिभुवन काका इतने सुनते ही थोड़ी सी देर में ही गिर पड़े, बेहोश हो गए। कुछ देर बाद उठकर देखा तो त्रिभुवन काका अपने गाय और भैंस के साथ गांव के एक किनारे पर थे। त्रिभुवन काका जल्दी से उठे और अपनी गाय और भैंस को ले जाकर अपने घर ले गए, और यही सोचते रहे कि वह चुड़ैल थी और उस पेड़ के नीचे ऊपर रहती थी, तो वो कौन थी, कैसे थी। अब त्रिभुवन काका को रात भर नींद नहीं आई और सुबह जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने सोचा अब गाय और भैंस को अगर ले गया तो वो उनको मारकर भी खा सकती है, और हो सकता है वो मुझे भी मारकर खा सकती है, लेकिन अगर वो मारकर खाती तो वो मुझे पानी क्यों पिलाती। त्रिभुवन काका सोचे कि आज इस बार देखा जाएगा जो होगा। कुछ जादू टोने के टोटके लेके जो गांव में बताते हैं कि अपने पास माचिस रखनी चाहिए, चाकू रखना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर गए जो गांव वाले बताते थे कि भूत से रक्षा करता है। त्रिभुवन काका उस पेड़ के नीचे जाते हैं और उसको आवाज़ लगाते हैं, ए सुंदरी लड़की कहाँ पर हो तुम, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। त्रिभुवन काका डर रहे थे, अंदर ही अंदर कांप रहे थे, पैर हिल रहे थे। त्रिभुवन काका ने फिर से आवाज़ लगाई, ए सुंदरी लड़की आप कहाँ पर हो, यहाँ ही अगर हो तो मेरे पास आए, सामने आए। फिर थोड़ी सी देर में छम छम की आवाज़ आई और वो लड़की फिर से सामने आई। उसने पूछा कि अब आप दोबारा यहाँ पर क्यों आए। उसने पूछा कि मैं ये पूछने आया हूँ कि आप चुड़ैल हैं तो आप चुड़ैल कैसे हो और यहाँ क्यों रहती हैं। उसने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि अगर आप मेरी कहानी सुनोगे तो आप रोगे, लेकिन आप विस्तार से ना बताकर मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ कि मेरे पति ने मुझे मार कर जिंदा बना दिया था। उसने गलतफहमी का शिकार हो गया था कि मेरा किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध है, रिश्ता है। इस कारण से मुझे उसने जिंदा जलाकर मार डाला, और उसके कुछ समय बाद मेरी आत्मा भटकती रही और मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब त्रिभुवन काका भी बहुत परेशान थे क्योंकि उसको मुक्ति नहीं मिल रही थी। त्रिभुवन काका ने एक तांत्रिक से जाकर पूछा कि ऐसे ऐसे बात है तो क्या करना चाहिए। तांत्रिक ने उन्हें एक मंत्र पढ़कर एक जल दिया। उन्होंने कहा कि इस जल को आप उसके ऊपर छिड़क देना, उसको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। त्रिभुवन काका ऐसे ही किए। उन्होंने कहा कि देखो मैं आपके ऊपर जल छिड़कूंगा तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, शायद आप यहाँ पर ना रहो। लड़की ने कहा इससे ज़्यादा मुझे खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती कि मुझे मुक्ति मिल जाए, शायद दूसरा जन्म मिले ना मिले, बट मैं यहाँ भूत के जन्म पर नहीं रहना चाहती। और उसने कहा कि जल डालने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप इस पेड़ के नीचे राइट साइड में आप थोड़ी खुदाई करोगे तो आपको खजाना मिलेगा। इतना कहते ही उसने जल छिड़का और उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। फिर त्रिभुवन काका ने उसे बताए अनुसार वहाँ पर खुदाई की तो देखा एक घड़ा है, उस घड़े में बहुत सारे खजाने का माल था। अब त्रिभुवन काका की जिंदगी बदल गई थी। त्रिभुवन काका धीरे धीरे उस खजाने के माध्यम से अमीर होते चले गए, और इस प्रकार से त्रिभुवन काका का आज बहुत बड़ा व्यापार भारत के अंदर है।
यह कहानी कितनी सच्ची है, कितनी काल्पनिक है, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको किस प्रकार लगी ये कहानी सुनकर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अपनी राय ज़रूर भेजें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें ईमेल दिया गया है, आप उस पर अपनी कहानी या किस्सा भी लिख कर भेज सकते हैं। आप हमारे हिट हॉरर हंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।